जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 7वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 6ठा क्लास देखा था, जहां पे वर्क, एनर्जी एंड पावर का पहला पार्ट डिस्कस करा था। दोस्तों, वर्क, एनर्जी एंड पावर के पहले पार्ट में हम लोगों ने वर्क से संबंधित बेसिक जानकारी को समझा था और फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा था, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जहां पे एनर्जी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग ऊर्जा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, जब हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो हम सबों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर ऊर्जा क्या होता है। और नो डाउट आप सबों ने कई दफ़ा इस चीज़ को याद करा होगा कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और आप सभी इसको बड़े ही आसान भाषा में कहते भी हैं कि सर हम लोग जो कोई भी काम करते हैं वो हम अपने क्षमता के अनुसार करते हैं। तो किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो आप सभी चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, या आप इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, एनर्जी कहते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बताओ कि ऊर्जा किस टाइप की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये तीनों ही क्या है सर, अदिश राशि है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ऊर्जा जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि इसका SI यूनिट क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा का SI यूनिट जूल होता है। ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है, तो सर जूल होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी क्या कहते हैं कि सर कार्य का भी SI यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो यूनिट है वो क्या होता है सर, समान होता है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का SI यूनिट जूल होता है, ये ऊर्जा मापने का छोटी इकाई है। ऊर्जा मापने का बड़ी इकाई भी होता है, और ऊर्जा मापने का जो आपका बिगर यूनिट होता है, या आप कह सकते हो कि जो आपका बड़ी इकाई है वो क्या है सर, तो सर वो आपका किलो जूल है। क्या है सर, किलो जूल है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KJ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 kJ में कितना जूल होता है, 1 किलो जूल में कितना जूल होता है, तो आप सभी कहेंगे सर 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल में कितना जूल होता है सर, 1000 जूल होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऊर्जा का CGS यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का CGS यूनिट क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर ऊर्जा का CGS यूनिट अर्ग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ERG लिखते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है। कितना होता है सर, 10⁻⁻7 जूल होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा का जो यूनिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा के और भी मात्रक होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सभी स्टार मार्क देकर के ये भी लिख सकते हैं, ऊर्जा के अन्य मात्रक, ऊर्जा के अन्य मात्रक। ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा का जो आपका अलग अलग और मात्रक है उसमें आपका कौन कौन है, तो पहला है सर वाट सेकेंड, दूसरा है आपका वाट आवर, और तीसरा है आपका किलो वाट आवर। ये सभी के सभी क्या है सर, ऊर्जा के अनदर यूनिट है, यानी कि अन्य मात्रक है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर ये कार्य का भी यूनिट होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट क्या होता है सर, समान होता है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बताओ कि 1 वाट आवर में कितना जूल होता होगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि 1 वाट आवर में 3600 जूल होता है। कितना होता है सर,
3600 जूल होता है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, आप सभी कहेंगे सर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। कितना होता है सर? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1 यूनिट में कितना ऊर्जा होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि चूंकि 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है, तो सर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा होता है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है सर? ऊर्जा का अन्य मात्रक है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ऊर्जा के बराबर होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल ऊर्जा के बराबर होती है? आप सभी कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ऊर्जा के बराबर होती है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि 1 कैलोरी ऊर्जा कितना जूल होता है। ध्यान में रखिएगा कि कैलोरी भी क्या है सर? ऊर्जा मापने की ही इकाई है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर 1 कैलोरी में जो है वो 4.184 जूल ऊर्जा होती है। 1 कैलोरी में कितना जूल ऊर्जा होती है? आप कहेंगे 4.184 जूल। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो यूनिट की बात हो गई, और अब अगर हमारे एग्जाम में ऊर्जा के यूनिट से संबंधित किसी भी प्रकार का वैल्यू पूछा जाएगा तो उसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जरा सा ये बताओ कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। मेरे मित्र ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का कोई प्रकार नहीं होता है, ऊर्जा का रूप होता है। और आप सबों ने कई बार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को याद करा होगा कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा हमेशा क्या रहता है सर? संरक्षित रहता है। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी जो पढ़ते रहते हैं विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या फिर गुरुत्वाकर्षीय ऊर्जा, या फिर आप सभी जो पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ऊर्जा के रूप हैं, ऊर्जा के प्रकार नहीं है। तो आप सभी आज से हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा का कोई प्रकार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होता है? रूप होता है। और ऊर्जा आपका कई अलग अलग रूप में आपको मिलता है, जैसे कि आपका चुंबकीय ऊर्जा हो गया, विद्युतीय ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, या फिर आपका गुरुत्वाकर्षीय ऊर्जा हो गया। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहाँ से पूछे जाते हैं। मेरे मित्र आपके एग्जाम में जो ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पूछे जाते हैं? तो सर यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं सर? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? आइए इसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आप सभी कहेंगे सर ये क्या होता है? नो डाउट ये चीज़ भी आप सबों को मालूम है। आप सभी क्या कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु के गति या स्थिति के चलते, किसी भी वस्तु के गति या स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो सर यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आती है। और आप सभी बड़े ही आराम से ये भी कह सकते हो कि सर किसी भी वस्तु का जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, किसी भी वस्तु का जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो किसका योग होता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर वस्तु का जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा, वो वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है सर? योग होता है। तो आप बड़े ही आसानी से यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ये भी कह सकते हो कि सर यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और किसी भी वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहलाएगी सर? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। और गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर इसके लिए फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या फार्मूला होता है, हाफ mv², जहाँ पे m क्या है तो वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है तो सर वस्तु का वेग है। आप सभी कहेंगे कि सर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान में रखिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फार्मूला होता है, तो सर mgh होता है, जहाँ पे m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है सर वस्तु की ऊंचाई है। तो आप सभी हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ को याद रखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, me से रिप्रेजेंट करते हैं, m फॉर मैकेनिकल, e फॉर एनर्जी। और आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर me इक्वल टू क्या होता है, तो ke प्लस pe होता है। me इक्वल टू क्या होता है, ke प्लस pe होता है। ध्यान में रखिएगा, me क्या है मैकेनिकल एनर्जी, ke क्या है काइनेटिक एनर्जी, और pe क्या है पोटेंशियल एनर्जी। और आपके एग्जाम में इस रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, तो आप सभी झट से कहेंगे कि सर गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में से अगर स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वस्तु का गतिज ऊर्जा मिल जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा में से जब गतिज ऊर्जा घटा लेंगे, यानी कि जब हम लोग me माइनस ke कर देंगे तो हमको वस्तु का क्या मिल जाएगा, तो सर हमको वस्तु का स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में भी क्या होता है, संबंध होता है। और ये चीज़ मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था, और अगर आप नहीं नोट डाउन कर पाए हैं तो अभी कर लीजिएगा कि वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। ये संबंध क्या है सर, तो आप सभी कहते हैं कि सर गतिज ऊर्जा जो होता है वो p²/2m होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो सर p²/2m के बराबर होता है, जहाँ पे p क्या है तो आप सभी कहेंगे सर ये वस्तु का संवेग है। क्या है सर, वस्तु का संवेग है। साथ ही साथ ये m क्या है, तो सर वस्तु का द्रव्यमान है, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। कभी कभी आपके एग्जाम में इस फॉर्मूला से संबंधित भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो जब आपका क्वेश्चन मिलेगा वैसा तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि me इक्वल टू क्या होता है, ke प्लस pe होता है। यही रिलेशन आपको कैसे दिखता है कभी कभी, तो यही रिलेशन आपको me इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh के रूप में दिख जाता है। तो आप सबों को घबराना नहीं है। me क्या है सर, तो मैकेनिकल एनर्जी है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये हाफ mv² है ये क्या है सर, तो सर ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। और ये जो आपका mgh है ये क्या है सर, तो सर ये हमारे स्थितिज ऊर्जा यानी कि pe का फॉर्मूला है। तो अगर आपको इस टाइप का कहीं पे रिलेशन देखने को मिलेगा तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या है, योग है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ऊर्जा से संबंधित इतने सारे फॉर्मूला और कंसेप्ट मालूम रहता है तो मेरे ख्याल से इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 480 जूल, दूसरा ऑप्शन है 180.5 जूल, तीसरा ऑप्शन है 480 मीटर सेकंड, और आपका चौथा ऑप्शन है 187.5 जूल। क्या होगा इसका आंसर। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 15 kg है, और ये वस्तु कितने वेग से आगे बढ़ रही है सर, तो सर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा, ke इक्वल टू व्हाट।
आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सर K इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। आपके क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, तो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, तो 15 kg। वस्तु का वेग कितना है, तो सर 8 मीटर पर सेकेंड। बस इसी दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखना है और आंसर निकाल लेना है। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग हाफ तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ वस्तु का द्रव्यमान 15 kg है, तो यहाँ पे हम लोग 15 रखेंगे और यहाँ पे v स्क्वायर है, यानी कि वेग का हमको स्क्वायर कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको हम लोग 2 बार गुना कर देते हैं। आप सभी कहेंगे सर 2 4 जा 8 हो जाएगा और 15 चौका 60, 8 कितना हो जाएगा, 8 6 के 48, 480 जूल, यानी कि वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, 480 जूल हो जाएगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, जबकि g का वैल्यू आपको कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके क्वेश्चन में किसकी जिक्र किया जाए सर, ऊंचाई का जिक्र किया जाए, तो वहां पे वस्तु का कौन सा ऊर्जा होगा, आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा होगा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो सर 11 kg है और ये भूमि से कितना ऊंचाई पर है, तो सर ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। जी का वैल्यू कितना लेना है, तो सर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आप बताइए कि इस वस्तु का क्या निकलेगा, स्थितिज ऊर्जा निकलेगा या फिर गतिज ऊर्जा निकलेगा। आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा निकलेगा, यानी कि P इक्वल टू व्हाट, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि सर स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो सर आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है, इन सारे वैल्यू को यहाँ पे रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। आप सभी कहेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान 11 kg है, तो 11 गुना कितना हो जाएगा, g का वैल्यू 9.8 लेना है और h कितना है सर, 6 मीटर है। मेरे मित्र जब आप इन सभी को गुना कीजिएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 646.8 जूल आ जाएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम में 3 शिफ्ट में रिपीट किया गया है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है g इक्वल टू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 12 kg दिया हुआ है। वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, तो सर 600 जूल दिया हुआ है। साथ ही साथ g का वैल्यू कितना लेना है, तो g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु कितना ऊंचाई पर है, यानी कि h इक्वल टू व्हाट। आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू mgh होता है। ध्यान दीजिएगा P क्या है, वस्तु का स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा कितना है, 600 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो सर 12 kg दिया हुआ है। आपका गुरुत्वीय त्वरण कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है सर, h निकालना है। आप सभी कहेंगे कि सर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है भूमि से कितना ऊंचाई पर है, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है U इक्वल टू mgh1 इंटू h2, दूसरा ऑप्शन है U इक्वल टू mgh, तीसरा ऑप्शन है U इक्वल टू mhg और आपका चौथा ऑप्शन है U इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर,
मेरे मित्र पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होता है Pe, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा में हम लोग किसका सहारा लेते हैं सर? गुरुत्वीय त्वरण का सहारा लेते हैं। और ये जो आपका G है इसको आप क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षी बल भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षी बल का यूज कहां पे हो रहा है? तो स्थितिज ऊर्जा को बताने के लिए। तो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो सर mgh ही ना होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे? सर U = mgh जो है ये क्या कहलाता है? ये गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा भी कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? आप सभी कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तु का वेग कितना है? तो 4 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना है? तो सर K = 120 जूल दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? m = वाट। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट क्या देखा है कि गुरुजी K = क्या होता है? ½ mv² होता है। क्या होता है? ½ mv² होता है। आपके क्वेश्चन में वस्तु का गतिशील ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा दिया हुआ है कितना? 120 जूल। यहाँ पे हम लोग हाफ लिखेंगे और फिर हमको निकालना क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। तो हम लोग ½ × m लिखेंगे। साथ ही साथ वस्तु का वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्क्वायर करना होगा तो हम यहाँ पे 4 को 2 बार गुना करके लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 = 4 × 2 = 8 यानी कि 8m हो जाएगा। साथ ही साथ आप सभी कहेंगे कि सर 15 × 8 = 120 होता है यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 15 kg होगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा सर? 15 kg। तो सही आंसर बताइए क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है और वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो हमको मालूम है स्थितिज ऊर्जा = क्या होता है? mgh होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर m की जगह तो m ही रखेंगे, g की जगह भी g ही होगा, सिर्फ h की जगह क्या हो जाएगा? 4h हो जाएगा। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि सर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 mgh हो जाएगी। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 16 गुना, दूसरा ऑप्शन है 8 गुना, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना और चौथा ऑप्शन है 2 गुना। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। आप कहेंगे कैसे हो जाती है? ध्यान दीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि साइकिल के वेग को 2 गुना कर दिया जाए या साइकिल की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो साइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो थोड़ा देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि साइकिल का द्रव्यमान m है और साइकिल का प्रारंभिक वेग v है। तो जब साइकिल का द्रव्यमान m हो और प्रारंभिक वेग v हो तब साइकिल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे सर K = ½ mv² हो जाएगी। क्वेश्चन के अनुसार अगर वेग को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए यानी कि v = 2 भी लिया जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे सर नया गतिज ऊर्जा K' जो होगा वो हो जाएगा ½ मास तो सेम ही रहेगा, सिर्फ वेग क्या हो जाएगा? 2v² हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ½ m और 4v² हो जाएगा। जब आप इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 4 × ½ mv² लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका ½ mv² है ये क्या है सर? आप सभी कहेंगे सर ये साइकिल का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है।
हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, तो साइकिल का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो क्या हम इसको 4 × ke लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जब साइकिल के गति को दोगुना कर दिया जाए, वेग को 2 भी कर दिया जाए, तब जो नया गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो सर साइकिल के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे और जो भी कंसेप्ट था उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।